सुप्रभात बच्चों। आप सभी भूगोल के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारे भूगोल के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 2 यानी लेसन नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में जो प्रथम यूनिट मानव भूगोल का परिचय की है, इसमें हमने एक लेसन कंप्लीट कर लिया, मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति, इसका विषय क्षेत्र और विकास। अब इसी पहली यूनिट का ही ये दूसरा लेसन है, विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पहले ये क्लियर करना है कि प्रजाति, जाति और जनजाति, इन शब्दों में क्या अंतर है। कई बार बच्चों में ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, वो प्रजाति और जनजाति का एक ही अर्थ ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप पहले इन तीनों शब्दों में आपको अर्थ को सही पहचानना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रजाति और जाति। तो सबसे पहले आप इन दो शब्दों को देखिए, प्रजाति और जाति। इन दोनों शब्दों के अर्थ को हम एक ही लाइन में स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रजाति जो है वो नस्ल को प्रकट करती है और जाति जो है वो सभ्यता को प्रकट करती है। सभ्यता यानी सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अगर हम मानवीय समूह को प्रजाति के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, तो हम मुख्य रूप से शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। जैसे शारीरिक विशेषताओं की बात करें, कद की लंबाई हो सकती है, बालों की बनावट हो सकती है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, त्वचा का रंग है, आंखों की बनावट है, जबड़े का आकार है और उसका कपाल सूचकांक है, उसका नासिका सूचकांक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमें शारीरिक विशेषताएं वंशानुगत प्राप्त होती हैं, उसके आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण करना मतलब प्रजाति को बताना है। जबकि अगर हम मानवीय जनसंख्या का सभ्यता के आधार पर यानी सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विभाजन करते हैं, तो वो जाति के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब उसके बाद जाति के बाद हम बात करते हैं जनजाति। जनजाति के अर्थ को हम सरल और सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जनजाति जो है, जाति के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा समूह है जो आधुनिक सभ्य समाज से दूर घने जंगलों में, अत्यधिक शीत प्रदेशों में या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है। ठीक है। हम जनजाति के अर्थ को देखो, यहाँ पर जनजाति का अर्थ लिखा हुआ है कि जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। यानी जनजाति लोगों का, जाति के अंतर्गत आने वाले लोगों का एक ऐसा समूह है जो शहरी सभ्य समाज से दूर, ठीक है, जंगलों में निवास करता है या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करता है, लेकिन इनके सामाजिक रीति रिवाज और जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं वो बहुत ही घनिष्ठ होती है। यानी इनमें जो आपसी संबंध हैं वो औपचारिक न होकर के अनौपचारिक होते हैं। ठीक है। अगर हम जनजाति के लोगों की और बात करें, तो जनजाति के जो लोग हैं जनजाति के जो लोग हैं, इनका जो मुख्य, इनकी जो आर्थिक व्यवस्था यानी जो इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से आखेट पर निर्भर करती है, यानी शिकार करना, या इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो भोजन संग्रहण के कार्य पर निर्भर करती है। ठीक है। इनके और अर्थव्यवस्था की बात करें
तो ये अधिकतर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते हैं। और इन जनजातियों में कुछ जनजातियां जो है आदिम तरीके से निर्वहन कृषि भी करती है, ठीक है। और इनके सामाजिक रीति रिवाज, इनकी परंपराएं विशिष्ट होती है। सामाजिक रूप से ये घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। और इन जनजातियों में अधिकतर जो जनजातियां हैं वो अपने क्षेत्र की मूल निवासी होती हैं, ठीक है। और इनको जो है चतुर्थ विश्व के लोग भी कहा जाता है। जैसे प्रथम विश्व किसे कहते हैं? जो विश्व के जो है विकसित औद्योगिक देश हैं उनको प्रथम विश्व बोला जाता है। और जो विश्व के सामाजिक गुटों के जो देश है, समाजवाद गुटों के जो देश हैं उन्हें जो है द्वितीय विश्व बोला जाता है। और विश्व के जो विकासशील देश हैं उनको जो है तृतीय विश्व बोला जाता है। और इसी प्रकार जो जनजातियां हैं उन्हें जो है साधारणतः क्या कहा जाता है? चतुर्थ विश्व के लोग भी कहा जाता है। अगर हम विश्व की जनजातियों की बात करें तो आप इसको ध्यान से देखें। इनमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो है कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हमें जनजातियां मिलती हैं। अगर हम देखें विश्व के अंदर ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में मुख्यतः कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत, या एक नाम अपने और भी लिख सकते हैं चुकची, ठीक है। एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत और चुकची, ये जनजातियां ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। और अगर हम विश्व के विश्वत रेखीय सघन वनों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य जो जनजातियां पाई जाती हैं वो है पिग्मी, सेमांग और सकाई, ठीक है। और उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर जो है मुख्यतः बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः बसाई और बद्दू जनजातियां पाई जाती हैं। मसाई जनजाति जो है ये मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। और जो बद्दू जनजाति है ये अरब के मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार जो पहले मैंने आपको बताया था विश्वत रेखीय सघन वनों की प्रजातियों में पिग्मी जो है वो अफ्रीका के कांगो बेसिन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और सेमांग और सकाई जो है ये मलेशिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और नंबर 1 पर आपने देखा था एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत और चुकची, ये मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इसमें ये मुख्यतः अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और ये बुशमैन जनजाति जो है ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें हम समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की जनजातियां। इसके अंदर मुख्य रूप से जो है किर्गिज जनजाति, ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर उसके बाद दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों की जनजातियों के अंतर्गत देखें तो इसमें भील यानी मुख्यतः भारत के 4 राज्यों में ये पाई जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। उसके बाद गौड़ जनजाति को देखें। गौड़ जनजाति जो है मध्य भारत के अंदर मुख्यतः 5 राज्यों में ये पाई जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद संथाल भी मुख्यतः उड़ीसा राज्य के अंदर पाई जाती है। और मीणा जनजाति को देखें ये राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। और नागा जनजाति को देखें तो ये उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत जो है नागालैंड राज्य में अधिक संख्या में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं तो आपने इसको नोट कर लेना है और इसको लिखना है अपनी कॉपी में। लेकिन अगर हम हमारे इस लेसन की बात करें, हमारे सिलेबस की बात करें तो प्यारे बच्चों ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों की जो जनजातियां हैं उसके अंदर ये जो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति, और उसके बाद उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल की जो मुख्य जनजाति है बुशमैन, ठीक है।
और उसके बाद दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों की जो जनजातियां हमने देखी उसमें भील और दूसरा गौर, यानी 4 जनजातियों के बारे में, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड, इन 4 जनजातियों के बारे में हम सिलेबस के अनुसार इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियां के लेसन में पार्ट 1 के अंतर्गत एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। एस्किमो जनजाति जो है वो मुख्य रूप से टुंड्रा प्रदेश यानी अति शीत जलवायु वाले क्षेत्र में निवास करती है। एस्किमो शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये जनजाति कच्चा मांस खाती है तो इसलिए इसको एस्किमो कहते हैं। और एस्किमो लोग खुद के लिए यानी स्वयं अपने लिए जो है इन्युत शब्द का प्रयोग करते हैं। और इन्युत शब्द का प्रयोग जो स्वयं के लिए करते हैं तो इन्युत शब्द का अर्थ क्या होता है? सच्चे लोग, यानी ये अपने आप को सच्चे लोग मानते हैं। और एस्किमो लोग जो है वर्तमान में अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आर्कटिक क्षेत्र का जो कठोर शीत वातावरण है, ये इस वातावरण में अर्ध भ्रमणशील जनजाति के रूप में जो है निवास करते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था है या इनकी आजीविका का जो मुख्य आधार है उसमें हम कह सकते हैं आखेट करना, शिकार करना, मछली पकड़ना और भोजन संग्रहण करना। तो ये इनके जो है आजीविका का मुख्य आधार है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एस्किमो जनजाति के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है, उसके बाद विश्व के अंदर ये किन क्षेत्रों में निवास करती है यानी इसका निवास क्षेत्र क्या है, इसके मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, समाज व संस्कृति से संबंधित इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन्होंने वातावरण के साथ किस प्रकार का समायोजन किया है और आधुनिक संस्कृति से इनके किस प्रकार के संबंध है जिससे इनके जीवन के अंदर बदलाव आया है। तो हम इन सभी पॉइंट्स के अंतर्गत जो है एस्किमो जनजाति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी शारीरिक विशेषताओं में आप देखें इनका संबंध मंगोल प्रजाति से, ठीक है। और मंगोल प्रजाति की शारीरिक विशेषता में हमें पता है कि इनकी त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, अतः एस्किमो जनजाति के लोगों की त्वचा का रंग भी जो है वो पीलापन लिए हुए भूरा होता है, ठीक है। अगली इनकी शारीरिक विशेषता, इनके चेहरे की बनावट इस प्रकार होती है कि चेहरा जो है वो चौड़ा होता है और सपाट होता है, ठीक है। और इनका कद जो है वो मजला होता है, यानी ये ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, ठीक है। और इनकी नाक की बनावट जो है वो चपटे प्रकार की है, यानी इनकी नाक जो है वो चपटी होती है। और इनके अगर जबड़े और दांतों की बात करें तो इनके जबड़ों की बनावट जो है वो भारी होती है, इनका भारी जबड़ा होता है और इनके दांत मजबूत होते हैं। ये कच्चा मांस भी खाते हैं इसीलिए इन्हें एस्किमो कहते हैं, ठीक है ना। तो इनका जबड़ा भारी और दांत जो है इनके मजबूत होते हैं। और इनकी आंखें गहरी कत्थई रंग की और तिरछी बनावट की होती है। तो ये एस्किमो जनजाति की मुख्य शारीरिक विशेषताएं होती है, ठीक है। उसके बाद हम अगर एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो हम इसके निवास क्षेत्र से संबंधित इन सभी बिंदुओं को अध्ययन करेंगे और एक इनके निवास क्षेत्र का मानचित्र भी बनाएंगे। प्यारे बच्चों, एस्किमो जनजाति के अंतर्गत दूसरे पॉइंट निवास क्षेत्र की बात करें तो आप
ध्यान से देखें, ये विश्व के मानचित्र के अंदर एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। नंबर 1, ये आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश के निवासी है, यानी एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आर्कटिक प्रदेश, यहाँ शीत जलवायु, टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये मुख्यतः इस प्रकार की जलवायु वाले स्थान पर निवास करते हैं। ठीक है, इनके निवास क्षेत्र को देखें तो अलास्का यानी यूएसए के अंदर अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया, ये इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। तो आप देखें, ये जो है अलास्का, अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है। ठीक है, तो अलास्का के अंदर और कनाडा का उत्तरी भाग यानी उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड, ठीक है, और उत्तरी यूरोप के अंदर स्कैंडिनेविया का जो प्रदेश है इसके उत्तरी भाग में, ठीक है, और ये उत्तरी साइबेरिया, ये मुख्यतः जो है ये अपने एस्किमो जनजाति का जो है निवास क्षेत्र है। ठीक है, अगर हम एस्किमो जनजाति को देखें तो इन्हें इनके निवास क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से भी जानते हैं। जैसे उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इन्हें एस्किमो भी कहते हैं, और यूरोप का जो स्कैंडिनेविया प्रदेश में जो एस्किमो पाए जाते हैं जहां इन्हें बोलते हैं लेप्स। ठीक है, और उत्तरी साइबेरिया के अंदर इन्हें सेमोयड्स, याकूत, चुकची या तुंग भी कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इनके निवास क्षेत्र को देखते हैं तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो अत्यधिक ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है, अतः यहाँ पर कठोर शीत वातावरण का प्रभाव रहता है। तापमान बहुत ही कम पाए जाते हैं, निम्न तापमान पाए जाते हैं और बर्फीली आंधियों का चलना यहाँ पर आम बात है। और प्यारे बच्चों, इनका जो निवास क्षेत्र है, इनके निवास क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर शीत ऋतु यानी जो जाड़े का मौसम है वो कठोर भी होता है, और ये जाड़े की ऋतु जो है बहुत ज्यादा लंबी होती है, यानी लगभग वर्ष के 12 महीनों में 8 से 9 महीने जो है जाड़े का मौसम होता है, और केवल 3 से 4 महीने जो है यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, जो कि छोटी होती है। क्योंकि हमें पता है इनका निवास क्षेत्र जो है वो उत्तरी ध्रुव के पास है, उसके चारों ओर वाले क्षेत्र में है। तो जब सूर्य की स्थिति जो है दक्षिणायन होती है तब क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि इनकी जो जाड़े की ऋतु यानी जो शीत ऋतु होती है वो लंबी रात्रि वाली ऋतु होती है। ठीक है, और जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो छोटी होती है, और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा बहुत प्रकाश यहाँ पर होता है। अगर हम वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पर हिम के रूप में होती है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो टुंड्रा प्रदेश की जो जलवायु है यानी जो एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाई जाती, जिसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ की जलवायु का अत्यधिक शीत होना। तो कठोर शीत वातावरण के कारण यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का अभाव पाया जाता है। लेकिन जो छोटा ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम है, इस मौसम में यहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति जो है वो काई, शैवाल, लाइकेन आदि के रूप में जो है या थोड़ी बहुत वनस्पति जो है उसका विकास हो जाता है। अगर हम इनके निवास क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के जैविक प्राणी या जीवों की बात करें तो इनके निवास क्षेत्र में जो है ध्रुवीय भालू, कैरीबाऊ जो कि एक विशेष प्रकार का हिरण होता है, रेनिडियर भी बोलते हैं, लोमड़ी और विभिन्न प्रकार की मछलियां जैसे सील मछली है, व्हेल मछली है या वालरस है। तो ये जीव जो है मुख्य रूप से इनके निवास क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इन्हीं जीवों पर जो है इनकी आखेट की क्रिया निर्भर करती है। अब प्यारे बच्चों, तो एस्किमो जनजाति के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप के बिंदु में हम मुख्य रूप से देखेंगे कि ये कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे आखेट करना है, ये किस प्रकार के मकान बनाते हैं और ये किन किन यंत्र या उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो इन सभी को हम इसमें विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले आखेट।
अगर हम आखेट यानी शिकार करना की बात करें तो एस्किमो जनजाति के द्वारा जो है मौसम के अनुसार मोटे रूप से 3 प्रकार का शिकार किया जाता है। शिकार करने की प्रक्रिया इनकी 3 प्रकार की होती है। जैसे शीतकालीन आखेट के अंतर्गत यानी सर्दी के मौसम में ये जो आखेट करते हैं, तो यहाँ आखेट करने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। एक विधि है माऊ पाक और दूसरी विधि है इतुर पाक। तो आप इनको ध्यान से देखना, कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी आए हैं। जैसे शीतकालीन आखेट में पहली विधि है माऊ पाक। माऊ पाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। ठीक है। अब ये माऊ पाक से शिकार कैसे करते हैं? ये मुख्य रूप से जो है शीतकालीन आखेट में सील मछली का शिकार करते हैं। अब माऊ पाक प्रक्रिया क्या है? इसमें जो यहाँ का जो धरातल है जहां पर बर्फ का विस्तार होता है, यहाँ पर ये क्या करते हैं कि एक छेद पर, बर्फ पर एक छेद बनाकर जो है वहां पर कोई हड्डी डाल देते हैं। ठीक है। और जैसे ही सील मछली उस छेद के पास आती है तो वहां पर इंतजार कर रहा एस्किमो जो व्यक्ति है वो हार्पून नामक भाले से, इस हथियार से जो है वो उस मछली का शिकार कर लेता है। यानी शिकार करने में जो है इंतजार करना पड़ता है, तो इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? माऊ पाक। ठीक है। और शीतकालीन आखेट के अंतर्गत दूसरी विधि है इतुर पाक। इतुर पाक में क्या किया जाता है? जैसे माऊ पाक में एक छेद बनाया जाता है और इतुर पाक में 2 छेद बनाए जाते हैं। एक छेद पर एक एस्किमो शिकारी जो है वो मछली को चारा डालता है, चारा डालने का काम करता है, और दूसरे जो छिद्र पर जो है एक दूसरा शिकारी एस्किमो बैठा होता है। तो जैसे ही वो पहले छिद्र के पास चारे के लिए मछली आती है और संकेत पाते ही दूसरा व्यक्ति जो दूसरे छेद के पास खड़ा है वो हार्पून नामक भाले से जो है उस मछली का शिकार कर देता है। ठीक है। उसके बाद बसंतकालीन आखेट की बात करें तो एस्किमो द्वारा जो बसंत के मौसम में जो शिकार किया जाता है उसे बोलते हैं उत्तोक। ठीक है। उत्तोक जो शिकार करने की प्रक्रिया है ये मुख्य रूप से शिकारी कुत्तों की सहायता से ये करते हैं। अब इसमें क्या है, जब मछली जो है वो सांस लेने के लिए समुद्री किनारे पर आ जाती है, ठीक है, तब जो है ये जो अपने एस्किमो लोग हैं वो अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से जो है मछली का शिकार कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्तोक। उसके बाद अगर ग्रीष्मकालीन मौसम में देखें तो एस्किमो जनजाति द्वारा मुख्य रूप से जो है विभिन्न मछलियों के अलावा जैसे कैरिबो यानी विशेष प्रकार का जो 12 सिंगा है, खरगोश है, बतख है और विभिन्न प्रकार की जो पक्षियों में चिड़िया है, इनका शिकार जो है वो हल्का भाला फेंक कर करते हैं। ठीक है। और या फिर कैरिबो या खरगोश का शिकार जो है ये धनुष बाण से भी करते हैं। ठीक है। अब कई बार ये प्रश्न ये भी आया है कि एस्किमो के जीवन में जो सील मछली का महत्व क्या है। तो शिकार के अंतर्गत ही अपने ये बिंदु लिया है सील मछली का महत्व। अगर हम एस्किमो जनजाति के जीवन में देखें तो एस्किमो जनजाति को सील मछली से खाने के लिए मांस की प्राप्ति होती है और इनके तंबू बनाने के लिए या जो ये वस्त्र पहनते हैं उन कपड़ों को बनाने के लिए जो है सील मछली से खाल प्राप्त होती है। इसके अलावा जो इनके जो मकान है, जो इग्लू बनाते हैं, ये उनको अंदर से गर्म रखने के लिए जो है जो ईंधन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए चर्बी भी सील मछली से मिलती है और धागे के रूप में जो तांत का ये प्रयोग करते हैं तो वो भी सील मछली से ही प्राप्त होती है। एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों में आगे बात करें तो वस्त्र। ठीक है। एस्किमो जनजाति के लोग मुख्य रूप से सील मछली की खाल से या ध्रुवीय भालू के समूर से, ठीक है, या कैरीबाऊ की खाल से जो है वस्त्रों का निर्माण करते हैं और वस्त्र बनाने का काम मुख्य रूप से स्त्रियां करती हैं जो कि धागे के रूप में तांत का प्रयोग करती हैं। अब इनमें वस्त्रों में जैसे नंबर 1 जो है तिमियाक, ये एस्किमो जनजाति द्वारा एक जर्सी नुमा बाहदार प्रकार का वस्त्र है, उसे तिमियाक कहते हैं। और अनोहक जो वस्त्र है ये तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है, अनोहक। ठीक है। उसके बाद सील मछली की खाल से बने हुए जूतों का प्रयोग भी एस्किमो जनजाति करती है जिसे कार्मिक या मुकलुक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके निवास गृह की बात करें तो एस्किमो जनजाति
कि निवास गृहों में मुख्य संरचना जो है इग्लू, इग्लू यानी शीतकाल में ये बर्फ से जो मकान बनाते हैं उसे इग्लू बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्मक भी इनके निवास गृह होते हैं। कर्मक जो है मछली की हड्डियों से या लकड़ियों से बनाई गई ऐसी संरचना है जिसमें ये 5 से 6 फीट भूमिगत होते हैं और भूमि से ऊपर जो है ये 2 से 3 फीट ऊपर उठे होते हैं, और इसमें इसके अंदर जाने का जो रास्ता जो है वो भूमिगत सुरंग के रूप में जुड़ा हुआ होता है, तो ये कर्मक होता है। ठीक है, तो ये निवास गृह इसके हो गए। इसके अलावा एस्किमो जनजाति द्वारा जो मुख्य रूप से यंत्र और उपकरण काम में लाए जाते हैं, इन पर भी कई बार प्रश्न आए हैं। जैसे नंबर 1 है कयाक। एस्किमो जनजाति द्वारा शिकार की प्रक्रिया में जो छोटी नाव, जो चमड़े से बनी हुई छोटी नाव का प्रयोग किया जाता है उसे कयाक बोलते हैं, जो मुख्यतः 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उसके बाद है उमियाक। उमियाक जो है ये भी एक प्रकार की नाव है जो कि कयाक से बड़ी नाव होती है। ये मुख्य रूप से व्हेल मछली के शिकार को करने के लिए जो है बड़ी नाव यानी उमियाक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हार्पून, ये एस्किमो जनजाति का मुख्य अस्त्र होता है। ठीक है, ये भालानुमा एक हथियार है जो कि रस्सी से बंधा होता है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, और इसका प्रयोग जो है ये मुख्य रूप से माऊ पाक या इतुर पाक के दौरान सील मछली का शिकार करने में करते हैं। उसके बाद है स्लेज। स्लेज जो है एस्किमो जनजाति द्वारा प्रयोग में लाई गई एक बिना पहियों वाली गाड़ी होती है। ठीक है, जिसे या तो कुत्ते खींचते हैं या इसे रेनिडियर खींचते हैं। ठीक है, और ये स्लेज गाड़ी का निर्माण मुख्य रूप से वालरस की हड्डियों से इसका निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, फिर एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बाद इनके समाज और संस्कृति पर बात करें। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति जो है वो छोटे छोटे समूह में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है। ठीक है, तो इनके समाज और संस्कृति की ये पहली विशेषता है। उसके बाद इनमें पितृवंशीय समाज पाया जाता है, यानी इनके परिवार में भी सबसे वृद्ध व्यक्ति का सम्मान होता है, और इनके समाज में भी यानी इनके जो समूह जहाँ निवास करता है वहां पर इनके परिवारों में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है उसका समाज में प्रतिष्ठा होती है, और वही वृद्ध व्यक्ति जो है इनके मछली पकड़ने के जो स्थान है उनका और आखेट करने के जो स्थान है उनका निर्धारण करता है। और आखेट के बाद जो ये आखेट में सामग्री लेकर के आते हैं तो उनका बंटवारा भी जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है समाज का उसकी पत्नी जो है उसका बंटवारा करती है, और इनमें बहु पत्नी प्रथा पाई जाती है। ठीक है, जादू टोनों में ये विश्वास करते हैं और ये एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि एस्किमो जनजाति कौन सी भाषा का प्रयोग करती है, एल्यूट भाषा का प्रयोग करती है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में ये विभिन्न प्रकार के उत्सव और समारोह का आयोजन करते हैं, और ऐसे ही समारोह में इनके जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में जो है कई प्रकार के बहादुरी के जो है वो भी परीक्षणों का आयोजन भी किया जाता है। और भोजन की कमी यानी जब कठोर शीत वातावरण में कई बार भोजन की कमी होने पर जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो अशक्त व्यक्ति हैं, वो आत्महत्या भी कर लेते हैं ताकि समाज के दूसरे लोगों के लिए जो है भोजन की आपूर्ति बनी रहे। और सामाजिक व्यवस्था में ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि जिस एस्किमो परिवार में जितने ज्यादा रेनिडियर होते हैं उस परिवार का सामाजिक स्तर उतना ही ज्यादा ऊंचा माना जाता है, यानी रेनिडियर की संख्या ज्यादा होना इनके संपत्ति और समाज में जो है ऊंचा स्थान इसे दिलाते हैं। उसके बाद इनके वातावरण समायोजन की बात करें तो प्यारे बच्चों, वातावरण समायोजन में ये 3 बिंदु विशेष रूप से आपको देखने हैं। सबसे पहला है इग्लू का निर्माण, यानी एस्किमो जनजाति ने कठोर वातावरण यानी शीत वातावरण में रहते हुए बर्फ यानी हिम से जो है इग्लू का निर्माण इन्होंने करना सीख लिया, तो ये वातावरण समायोजन का बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा इन्होंने वालरस की हड्डियों से स्लेज गाड़ी को बनाना सीख लिया है जिसे कुत्ते या रेनिडियर खींचते हैं, जो कि बिना पहिए वाली गाड़ी होती है। और ये
विभिन्न प्रकार के जो हिम झंझावत है उनसे बचने के लिए, या ग्रीष्म काल में जो सूर्य की किरणें जो बर्फीले धरातल पर पड़ती हैं उससे जो चमक पैदा होती है, उस चमक से अपनी आंखों को बचाने के लिए ये हाथी दांत से बने हुए चश्मों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये इनका बहुत ही बढ़िया वातावरण यानी एनवायरनमेंट के साथ जो है इन्होंने बढ़िया एडजस्टमेंट समायोजन कर रखा है। उसके बाद है, अगर इनका आधुनिक संस्कृति से संबंध देखें तो प्यारे बच्चों 1960 के बाद हम देखते हैं कि एस्किमो जनजाति का यूरोपियन और अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। ठीक है, जैसे ही यूरोपियन और अमेरिकी लोगों से इनका संपर्क बढ़ा है, इनके क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों की खोज हुई है और इन यूरोपियन और अमेरिकी लोगों की सरकार जो है इनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य भी कर रही है। अतः अब ये लोग जो है शिकार की प्रक्रिया में अपने परंपरागत जो साधनों की जगह जो है बंदूक का प्रयोग भी करने लगे हैं या अगन्य अस्त्रों का प्रयोग भी करने लगे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आधुनिक संस्कृति के साथ इनके बढ़ते संपर्क के कारण ही कयाक जो कि इनकी छोटी नाव है, ठीक है, अब उसके स्थान पर ये मोटर चलित नाव का प्रयोग करने लगे हैं और स्लेज गाड़ी जो बिना पहिए की जो गाड़ी कुत्ते या रेनिडियर खींचते हैं उसके स्थान पर ये अब स्नो स्कूटर का प्रयोग भी करने लगे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अब आसपास की जो यूरोपियन या अमेरिकी जो जनसंख्या उससे ये व्यापार भी करने लगे हैं। अतः व्यापार से इन्हें मुद्रा प्राप्त होती है। व्यापार किसका करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं उनके फर या समूह को जो है ये आसपास के क्षेत्रों में बेचकर इनसे मुद्रा प्राप्त करने लगे हैं और जो मुद्रा इनको प्राप्त होती है उससे ये अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने लगे हैं। अतः इनके पहनावे में, रहन सहन में भी जो है परिवर्तन आया है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिकन सरकार जो है इनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं या सहायता उपलब्ध करा रही है। अतः कनाडा के अंदर और अलास्का में भी अब इनकी एस्किमो जनजाति की जनसंख्या जो है निरंतर बढ़ रही है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हमारे दूसरे अध्याय यानी विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत जो है हमने पहली जनजाति एस्किमो के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक भी अपना चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें। और अगर आपके जो भी डाउट्स हैं आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर जो है आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, तो उसका आपको तुरंत उसका आपको समाधान किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, जैसे अभी आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पूरे विश्व में और भारत में भी जो है कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो आप जो है घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन प्रक्रिया को आप जारी रखें। धन्यवाद, थैंक यू।